नमस्कार साथियों आज का वीडियो रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025 के सिलेबस को देखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों पर आज का वीडियो आधारित है। एनटीपीसी के अलावा ये वीडियो एसएससी जीडी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एनटीपीसी वालों के लिए। चलिए ज्यादा बात न करते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नों का लेवल क्या है। निम्न में से किस कोशिकांग में ऑक्सी शोषण होता है। यहाँ पे वर्ड एक आया है कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग। कोशिका में जितने भी अंग पाए जाते हैं उन पे आधारित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आना ही आना है। कोशिका आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, कर रहा है निम्न में से किस कोशिकांग में ऑक्सी शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, केंद्रक या रंध्र। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी शोषण होता है। दो प्रकार के शोषण होते हैं, ऑक्सी और अनॉक्सी। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है उसको ऑक्सी शोषण बोलते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण होता है उसको अनॉक्सी शोषण बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा शोषण होता है, ऑक्सी शोषण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आइए थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन गैस श्वसन अंगों से विसरण द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन गैस रक्त में कैसे प्रवेश करती है, कैसे इंटर करती है, तो विसरण द्वारा। ये वर्ड साइंटिफिक वर्ड है, इसको ध्यान रखिए, विसरण के द्वारा प्रवेश कर जाती है। रक्त परिवहन का माध्यम है, ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, जो इस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचा देता है। वहां इसका उपयोग कोशिकाएं अपने कोशिकीय श्वसन में करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। सूर्य ग्रहण का लगना, आकाश का नीला दिखाई देना, चंद्रमा का आकार परिवर्तित होना या तारों का टिमटिमाना। जी हाँ, आकाश का नीला दिखाई देना। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये राइट आंसर है, आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, देखिए चंद्रमा का आकार परिवर्तित होना ये गति के ऊपर निर्भर, मतलब चंद्रमा पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी के गति की वजह से ये आकार परिवर्तित होता है, मतलब छाया की वजह से। ठीक है, कब किसकी छाया किसके ऊपर पड़ रही है उसके आधार पर चंद्रमा के आकार का निर्धारण होता है, जबकि वो एक काल्पनिक है, आकार परिवर्तित होता नहीं, लेकिन हमको लगता है कि छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन चंद्रमा छोटा बड़ा नहीं होता है। सूर्य ग्रहण का लगना ये भी आप जानते हैं क्यों होता है, तारों का टिमटिमाना ये भी आप जानते हैं, लेकिन आकाश का नीला दिखाई देना ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। आइए थोड़ा सा हम प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है, प्रसारित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, रमन प्रभाव, अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश प्रकीर्णन का कुछ उदाहरण और, तो रमन प्रभाव एक माध्यम में मौजूद अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, जिसके द्वारा उन्होंने समुद्र नीला क्यों दिखता है, क्यों समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, इसके द्वारा उन्होंने बताया था। ठीक है, तो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना है। तारों का टिमटिमाना की अगर बात करें तो तारों का टिमटिमाना जो है ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक कार्बन का अपरूप है जिसकी संरचना चतुष्फलकी मतलब टेट्राहेड्रल होती है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये क्या है, ये कार्बन के ही अपरूप हैं, लेकिन इसमें से किसी एक की संरचना जो है चतुष्फलकी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। कौन है वो आपको बताना है। जी हाँ, हीरा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। हीरा की जो संरचना होती है चतुष्फलकी होती है, इसलिए हीरा क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है डायमंड। देखिए, प्रत्येक कार्बन परमाणु एक सहसंयोजक बंध द्वारा चार अन्य कार्बन परमाणुओं से एक विशाल क्रिस्टल जाली बनाने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अपनी चतुष्फलकी संरचना के कारण हीरा सबसे कठोर ज्ञात पदार्थों में से एक है। कार्बन के अपरूप की अगर बात करें तो हीरा है, लोस्डेलाइट है, ग्रिफीन है, क्यू कार्बन है, ग्रेफाइट है, कार्बाइन है, अनाकार कार्बन है, फुलरीन है, कार्बन नैनोट्यूब है। ये सब कार्बन के अपरूप है, लेकिन इसमें से हीरा, ग्रेफाइट
ये ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा इसको जाना जाता है, ज़्यादा इसका यूज है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट क्रिस्टल में खटकोणी वलय जैसे संरचना होती है। ग्रेफाइट में कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा होता है, इसलिए बहुत ही कोमल होता है। ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग मुख्य रूप से स्नेहक रूप में, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फियर एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है। ठीक है। फियर एंड फ्लाइट, फियर मतलब भय, फ्लाइट मतलब भाग जाना। ठीक है। तो फियर एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? थायरोक्सिन को, इंसुलिन को, एड्रेनालिन को या बाइल को। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन एड्रेनल ग्रंथियों में बनता है और तनाव या खतरे के समय शरीर में छोड़ दिया जाता है। यह शरीर को तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। एड्रेनाइल को ही एपिनेफ्रीन भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये प्रश्न भी, ठीक है, मतलब आंखों से संबंधित प्रश्न, लेंस से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आते जरूर है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। ठीक है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या कोई नहीं। एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि निकट दृष्टि दोष का मतलब और दूर दृष्टि दोष का मतलब ठीक इसका उल्टा हमेशा समझिए। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट में कोई दोष नहीं होता है, मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर में कोई दोष नहीं होता, निकट में दोष होता है। ठीक इसका उल्टा समझना है आपको। ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन आंसर की अगर बात की जाए कि अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए आपका है ना, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा आइए हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष को अदूरदर्शिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मतलब इसमें दूर की चीजें हमको साफ नहीं दिखती हैं। इस दोष में प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय उसके सामने केंद्रित होता है। इसी से दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, जबकि पास की चीजें सामान्य दिखाई देती हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इन लेंसों का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, जैसे कि दूरबीनों में, कैमरों में, लेजर में, फ्लैश लाइट वगैरह में भी क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हर्ट एच जेड किसकी इकाई है? दाब की, आवृत्ति की, बल की या ऊर्जा की? तो हर्ट जो है ये आवृत्ति की इकाई है। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट। ठीक है। हर्ट क्या है इसको जान लीजिए। हर्ट जो है एक एसआई इकाई है। हर्ट का मतलब होता है प्रति सेकेंड चक्र या दोलन या घटनाओं की संख्या को दर्शाना। ठीक है। मतलब ऐसी घटना जो प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को दर्शाती हो उसे हर्ट कहते हैं। ठीक है। इसका नाम वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट पे रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने पर उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, घटेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, कुछ निश्चित नहीं, नहीं निश्चित है। लोहे में जंग लगने पर उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ समय तक। जब वो जंग लोहे को पूरा खा जाएगा ना, तब तो खत्म कहानी उसकी, कुछ नहीं बचेगा। तब वजन वजन खत्म, गया काम से वो जो है। लेकिन शुरुआत में जब जंग लगा हो लोहे में और लोहा अभी है लेकिन जंग ऊपर लग चुका है, तो उसका वजन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, आइए उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए जब लोहा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है तो नमी की मौजूदगी में आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया में लोहे में ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, जिससे लोहे का वजन बढ़ जाता है। जंग लगने से लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी कमी से जीरोफ्लेटमिया रोग होता है? अभी तक आपने विटामिन ए से क्या पढ़ा है, रतौंधी पढ़ा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। देखिए जीरोफ्लेटमिया रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए जीरोफ्लेटमिया जो रोग है इसको शुष्का छिपाग भी कहते हैं। शुष्का छिपाग का मतलब ये होता है कि आपकी आंखें हमेशा सूखी सूखी रहेंगी, मतलब आंसू की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। आंखें एकदम ड्राई हो जाती हैं, लाल हो जाएंगी, सूज जाएंगी। ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कॉर्निया की कोशिकाओं में
सल्कीयमन हो जाता है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि बनाए रखने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जरूरी है। विटामिन ए हड्डियों और दांतों के विकास में भी मदद करता है। विटामिन ए पत्तेदार हरी सब्जियां, नारंगी, पीली सब्जियां, फल है, डेयरी उत्पाद है, यकृत है, मछली जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, विटामिन से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में आता है, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है? दूध में, नींबू में, इमली में, हल्दी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है नींबू। जी हाँ, लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू के अलावा संतरा है, किनू है, अंगूर है, अनानास है, टमाटर है, ब्रोकली है, गाजर है, जामुन जैसे फलों में भी पाया जाता है। सब कुछ सब्जियों में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड क्या है? एक कमजोर कार्बनिक अम्ल है जिसका पीएच स्तर 3 से 6 के बीच में होता है। ठीक है, खाद्य उद्योग में साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल खट्टे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि अचार है, ठीक है, या मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें भी डाला जाता है, थोड़ा बहुत डाला जाता है, लेकिन अचार में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब खट्टा स्वाद जिस पदार्थ का होता है उसमें साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इमली की बात करें तो इमली में टार्टरिक एसिड होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। हल्दी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, हल्दी में करक्यूमिन भी होता है। करक्यूमिन एक अम्ल नहीं है, लेकिन इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होता है। करक्यूमिन की वजह से ही हल्दी का रंग पीला होता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से दही बनता है। दूध में मौजूद लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस जैसे जीवाणु का कारण किण्वित होकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6O3 होता है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तरंग दैर्घ्य का उत्पादन चमगादड़ करते हैं? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, या कोई नहीं। देखिए, तरंगे जो होती है ना, 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। ठीक है, तो चमगादड़ जो होते हैं ना, ये पराश्रव्य तरंगों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आंसर की अगर बात की जाए तो आंसर नंबर जो सी है इसका, ये राइट आंसर है। ठीक है, पराश्रव्य जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो तरंगे होती है ना, वो पराश्रव्य बोली जाती हैं। ठीक है, ऑडिबल साउंड जो होता है, श्रव्य जो तरंगे होती हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, जो मनुष्य सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से जो नीचे तरंगे होती हैं, ठीक है, उसको अपश्रव्य बोलते हैं, उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, डॉगी उसको सुन सकता है। ठीक है, तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ रात में अपने शिकार को पकड़ने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। ये उच्च आवृत्तियों के साथ पराश्रव्य तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। चमगादड़ आमतौर पर हमारी सुनने की क्षमता से 2 या 3 गुना अधिक ऊंची आवाज निकालते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता से परे की आवाजों को आमतौर पर अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का उपयोग किस लिए करते हैं? कृत्रिम धड़कन उत्पन्न के लिए, कृत्रिम श्वसन के लिए, टूटी फूटी हड्डियों को ठीक करने के लिए, या रक्त पट संचरण के लिए? इसका जो राइट आंसर है कृत्रिम धड़कन उत्पन्न करने के लिए। जी हाँ, पेसमेकर का उपयोग कृत्रिम धड़कन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पेसमेकर का उपयोग दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसे छाती या पेट की त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित किया जाता है। यह दिल की धड़कन की निगरानी करता है और जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजकर दिल की धड़कन को सामान्य करता है। पेसमेकर का इस्तेमाल इन स्थितियों में किया जाता है जैसे कि अतालता, हृदय विफलता, दिल की धीमी विद्युत समस्या, हृदय ब्लॉक, इन सब स्थितियों में पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए आप। राइबोसोम है, गाल्जिकाय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रंध्र है। फिर से हम लोग कोशिका में पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? जल्दी से इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका राइट आंसर है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है माइट्रोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, क्रेब्स साइकिल जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया में चलती है। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अंतः पदार्थ पाइरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्रेब्स चक्र जिसे साइट्रिक एसिड चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहा जाता है की खोज
हंस क्रेप्स ने 1937 में 1937 में ग्रेट ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। पूछा जा सकता है कि क्रेप्स साइकिल की खोज किसने की। अगला प्रश्न है कि पुरुषों की आवाज महिलाओं की तुलना में भारी क्यों होती है? ज्यादा पिच के कारण, कम पिच के कारण, तरंग दैर्घ्य के कारण या आयाम के कारण? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कम पिच के कारण। ठीक है। देखिए, महिलाओं की ध्वनि का जो तारत्व होता है ना वो अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज क्या होती है? पतली होती है। इसके विपरीत पुरुषों की ध्वनि का जो तारत्व होता है वो कम होता है, जिसके कारण की आवाज मोटी होती है। आमतौर पर एक फैक्ट और जान लीजिए, आमतौर पुरुषों की जो स्वर तंत्रिकाएं होती है ना वो महिलाओं की तुलना में लंबी और मोटी होती हैं। इस कारण है पुरुषों की आवाज महिलाओं की तुलना में गहरी या भारी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? ठीक है, यूरिया, डीएपी, यकृत, अग्नाशय, किडनी या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। जी हाँ, यकृत। मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन यकृत, यकृत मतलब लीवर, ध्यान रखना है, दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ठीक है, लीवर में यूरिया का उत्पादन होता है। यकृत में कई एंजाइम बनते हैं जो अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। प्रोटीन के चयापचय से अमोनिया बनता है जो यकृत में यूरिया में बदल जाता है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C3H4H2O है। इसे कार्बामाइड या यूरियोफिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यूरिया पानी और अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिलकर मूत्र बनाते हैं। गुर्दे रक्त से यूरिया को नेफ्रॉन नामक फिल्टरिंग इकाई के जरिए निकालते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई मेरे ख्याल से बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाष्पीकरण, संघनन या सब्लिमेशन या गलन? देखिए, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संघनन, कंडेनेशन। आइए एक एक चीज करके सारी बातें आपको हम क्लियर कर देते हैं, सारे टर्म बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बीच कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? गलन होता है, हिमन होता है, वाष्पन होता है, संघनन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, निक्षेपण होता है। और इन सब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी गैस को द्रव अवस्था में लाने को गैसों का द्रवण कहते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कहा जाता है। गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठोस से गैस में परिवर्तन करने को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को हिमीकरण कहते हैं। और ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। ये सारे फैक्ट मेरे भाई आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसको मजाक में मत लीजिए। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता नापने की इकाई क्या है? मिलीमीटर, पास्कल, डायोप्टर या मीटर? लेंस की क्षमता नापने की जो इकाई है वो है डायोप्टर। जी हाँ, डायोप्टर, डी, कैपिटल डी। ठीक है, देखिए, लेंस की क्षमता मापने की जो इकाई है उसको बोलते हैं डायोप्टर। इसे एसआई इकाई कहा जाता है। लेंस की क्षमता क्या होती है? प्रकाश को अपसरित या अपसरित करने की उसकी क्षमता का माप है डायोप्टर। यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, D = 1/f। मीटर में अगर फोकस दूरी को मीटर में मापा जाए तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के चश्मों में -1.5 डायोप्टर का लेंस लगा हो तो उसकी आंखों में किस प्रकार का दोष है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, अगर चश्मे का पावर माइनस में है तो जान लीजिए निकट दृष्टि दोष है। चश्मे का पावर अगर प्लस में है तो दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाली आंख के लिए चश्मे की शक्ति ऋणात्मक होती है क्योंकि सुधार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया है अभी। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और इसमें पावर क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि लिंडमैन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी पिरामिड 10% नियम, इसको ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, 10% नियम। ठीक है, इसे 10% नियम भी कहा जाता है। यह नियम 1942 में लिंडमैन ने दिया था। इस नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर पर खाद्य पदार्थों के ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान केवल 10% भाग का ही हस्तांतरण होता है। शेष 90% जो है शोषण, अपघटन एवं उष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाता है।
अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व क्या है। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम या मैग्नीशियम? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। ठीक है, पीरियोडिक श्रेणी का सबसे पहला तत्व ही आपका हाइड्रोजन है ना। न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व भी क्या है? हाइड्रोजन ही है। ठीक है, देखिए न्यूलैंड के अष्टक के नियम के मुताबिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले तत्व के गुण आठवें तत्व में भी होते हैं। ये तो न्यूलैंड का अष्टक का नियम हो गया। इस नियम के मुताबिक हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम, थोरियम क्या है? ये सबसे लास्ट वाला है। थोरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 56 होता है। तब के तत्वों में यह नियम लागू होता है, केवल हाइड्रोजन से थोरियम तक। इस नियम के मुताबिक लिथियम और सोडियम के गुण समान होते हैं। तो पहला तत्व आपका हाइड्रोजन हो गया और अंतिम तत्व क्या होता है न्यूलैंड के अष्टक नियम का? थोरियम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई, मोतियाबिंद में आंखों में किसकी परत जम जाती है? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की या गंदगी से? जल्दी से इसका आंसर करना है आपको, जल्दी से आंसर करिए इसका। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है प्रोटीन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है प्रोटीन। मोतियाबिंद आंख के लेंस में प्रोटीन जमा होने की वजह से होता है। यह लेंस को धुंधला कर देता है और प्रकाश को स्पष्ट रूप से गुजरने से रोकता है। मोतियाबिंद को अंग्रेजी में कैटरेक्ट भी कहते हैं। मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो जाते जाते मेरे भाई एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आपके लाइक से ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।